पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हारिस पीर के मुरीद को लेते हैं। हाँ जी सर। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? आप बड़े दो नंबरी करते हैं, आप कहीं पे लिख देते हैं गालिब का मुरीद और कभी लिख देते हैं हारिस का मुरीद। हारिस के चैनल पे आके कहते हैं हारिस का मुरीद। नहीं सर, ये तो आप लोगों के लिए प्यार है, हाय हाय, चल क्या कहना चाहेंगे? रेस्पेक्ट है। मेरा क्या कहना जिंदगी आप दोनों ने बदल दी है, इसीलिए मैंने दोनों का ही मुरीद हूँ। अच्छा सर, चलो मेरा पहला बात ये है कि कारण जो इशू है, मेरा वॉइस क्लियर है ना? जी जी बिल्कुल सही है। रशिया जो यूक्रेन पे अटैक किया है, ये तो बहुत बुरा काम है। लेकिन अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हम देखें तो एक्सिस पावर जो थे नाजी जर्मनी, उनको हराया था सोवियत यूनियन ने, स्टालिन ने। और स्टालिन खुद भी पर्सन था बुरा, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मार दिया था साइबेरिया में। तो अब एक प्रॉब्लम हो जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पर्सपेक्टिव में अगर हम सोचे तो एक्सिस पावर को हम बुरा कहेंगे, नाजी जर्मनी, जापान को, इटली को, फैसिस्ट इटली को। तो उनको हराने वाला सोवियत यूनियन को अगर कोई ग्लोरीफाई कर दे तो ये तो टेक्निकली प्रॉब्लम हो गया है, यानी कि तो दोनों ही बुरा है। हाँ तो इसीलिए नहीं करते ना उनको ग्लोरीफाई। वेस्ट में तो उनको स्टालिन को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। और ये वो वही सिचुएशन थी अनफॉर्चुनेटली कि लेसर ऑफ द टू इवल। जर्मनी को उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स एक ग्लोबल पावर नहीं बनी थी उस वक्त तक। यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमिक पावर तो थी, आई थिंक इट वाज द लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी थी, लेकिन उसकी एक मिलिट्री माइट नहीं थी। और अमेरिकन जो थे वो इतना इंटरेस्टेड भी नहीं थे कि यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट में फिर से घुस जाएं और अपने बच्चे मरवाएं। तो इसलिए स्टालिन का जो हुआ था, स्टालिन के तो सर पे पड़ गई थी। स्टालिन ने तो मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट कर लिया था। स्टालिन तो उसके साथ बेड में घुसने के लिए तैयार था। सीक्रेटली मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट में उन्होंने यूरोप को कार्व आउट कर लिया था। आधा पोलैंड स्टालिन ने रख लिया था, आधा पोलैंड जर्मनी ने रख लिया था। तो स्टालिन के ऊपर तो जब उसने चढ़ाई कर दी, वो तो पागल हो गया जब हिटलर। तो उसके बाद उसको सर पे पड़ी तो उसने कहा भी ठीक है, नॉट वन, एक ऑर्डर नंबर 1 और 2 है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, उसको नॉट वन स्टेप बैक ऑर्डर कहते हैं। हाँ इसको क्या, ये है ऑर्डर नंबर 227। 227 ऑर्डर नंबर उसने दिया। उसमें उसने कहा कि जो भी सोल्जर एक स्टेप पीछे आएगा, हमने पीछे से गोलियां मार देनी है। और वो एनकेवीडी के पीछे इंटेलिजेंस के ऑफिसर होते थे हर फ्रंट लाइन के सोल्जर के पीछे। और कभी कभार सोल्जरों को उसने वो कुदाल वगैरह दिए होते थे कि जाओ लड़ो इसी से। जूते नहीं होते थे उनके पास। तो स्टालिन के पास तो एक माइट थी लोगों का, उसने लोगों को खूब भेंट दिया। तो स्टालिन ने कोई किसी दुनिया के लिए अच्छा काम नहीं किया, वो सिर्फ अपनी ताकत बचा रहा था, वो अपने आप को बचा रहा था। हाँ उसका रिजल्ट ये निकलता कि ही एंडेड अप विनिंग द वॉर फॉर द होल वर्ल्ड। लेकिन उसके फौरन बाद देख लें उसने क्या काम किया। उसने फौरन मुझे याद है उसमें लेवरेंती बेरिया ने कहा अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कहा कि अगर तुमने ये 1 साल के अंदर अंदर बम ना बनाया तो मैं तुम्हें ना इसी फैक्ट्री में डाल के तुम्हारा कीमा बाहर निकाल लूंगा। तो वो एक बारबैरिक किस्म का सिस्टम था। तो इसका आई डोंट नो, इसमें कोई ग्लोरीफाई क्या करना है इसको। हमें पता है कि वो अपनी जान बचा रहा था, अपनी गर्दन बचा रहा था। एक जो काम है उसके अंदर उसने भी वही काम किया था जो ज़ेलेंस्की ने किया। जब हिटलर मॉस्को के मेरा ख्याल 40 मील के फासले पे था, तो सारे पॉलिट ब्यूरो वगैरह ने कहा था कि हम चले जाते हैं इधर से ना, ईस्टवर्ड चले जाते हैं, क्योंकि अब रशिया ने उसने आ जाना, हिटलर ने आ जाना। तो स्टालिन ने उस वक्त कहा था नहीं मैंने नहीं जाना, तो वो डट गया था उस वक्त। तो ये एक वन ऑफ द वेरी फ्यू थिंग्स व्हेन ही एक्चुअली शोड सम ब्रेवरी। लेकिन उससे पहले तो वो सख्ते में चला गया था, पता नहीं कितने दिन वो निकला ही नहीं था, अपने डाचा से ही नहीं निकला था। anyway, सर तो अब एक और बात आ जाता है, तो एक्सिस पावर का जो वार क्राइम था उनका तो उन्हें पनिशमेंट मिला टोक्यो ट्रायल और नुरेम्बर्ग ट्रायल में।
लेकिन एलाइज पावर का भी तो सर वॉर क्राइम था, यूएसए का और सोवियत यूनियन का, उनका क्यों नहीं पनिशमेंट कैसे हुआ? देते? सोवियत यूनियन को कैसे कटहरे में खड़ा करते? तो मार्किनी भी तो जापान में 2-2 बम फेंकी थी, वो भी तो वॉर क्राइम ही था ना, बहुत सारी बुक है इनके ऊपर। एलाइज का वॉर क्राइम नहीं, उसके इसके ऊपर वो इतना सिस्टम इतना सिंपल नहीं है इशू। वो बड़ी उन्होंने उनको वार्निंग्स दी थी जापान को कि आप अपने हथियार डाल दें, उन्होंने नहीं डाले। बड़ा उन्होंने कैजुअलिटीज कैलकुलेट की थी। ज्यादा जापानीज ने मरना था, मिलियन के करीब जापानीज ने मरना था, 1 लाख के करीब अमेरिकन सोल्जरों ने मरना था अगर वो जंग जारी रहती, अगर ट्रेडिशनल तरीके से जारी रहती। तो उन्होंने कॉस्ट रिस्क बेनिफिट एनालिसिस उन्होंने किया उस वक्त। और इस वक्त, और अगर जापान को पता होता ना, अब तो किसी भी मुल्क को आप न्यूक्लियर की धमकी देंगे तो वो पीछे हट जाएगा, जैसे ये वेस्ट हट गया पीछे, क्योंकि उन्हें पता है कि न्यूक्लियर बम क्या चीज है। जापान को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने पहला बम गिराया। वो तब भी नहीं हटे, उन्होंने, उनके जनरलों ने कहा हम अभी भी मरने के लिए तैयार है। फिर उन्होंने दूसरा गिराया और टोक्यो पे भी 2 गिराने थे, तो उन्होंने फिर सरेंडर किया। तो आई डोंट नो, इसको आप वॉर क्राइम कह सकते हैं, और वॉर क्राइम उस वक्त तो था ही नहीं, है डेफिनेशन बाद में वर्ल्ड वॉर। मतलब ये इशू बहुत क्रिटिकल है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। नहीं, नहीं, ये आई मीन ये है इसमें, लेकिन आप उसको इसीलिए कहते होते हैं कि आप फिर देखते होते हैं इंटेंट क्या है। किसी भी चीज की इंटेंट आप देखते हैं कि उनकी इंटेंट क्या है। जापान अनफॉर्चुनेटली एक बुरी फोर्स थी। अनफॉर्चुनेट जापान का क्या काम था? ऑस्ट्रेलिया में आके बमबारी कर रहा था, सिंगापुर में घुस गया था, भूटान में घुसा हुआ था, पूरा इधर नीचे चाइना में घुस गया। नैनकिन मैसेकर जो किया उन्होंने, नैनकिन मैसेकर पढ़े आप, उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा चाइनीज और कोरियन को औरत को बेच दिया था, और 50 लाख से ज्यादा चाइनीज को कत्ल किया था जापानीज ने, हाँ एग्जैक्टली। तो तो सर को जुदा करके बॉडी। एग्जैक्टली, और बहुत बेयोनेट बहुत बेयोनेट ब्रूटली, होता था ना, बेयोनेट, वो जो बहुत ही पुरानी ब्रूटली। वर्ल्ड वॉर की जो बंदूक होती थी ना, उसके आगे वो बेयोनेट लगा होता था, वो खोंचा सा, खंजर सा। तो गोली नहीं जाया करते थे उनको, वैसे बेयोनेट से मारते थे। तो जितना जुल्म जापानियों ने किया था, तो अब इनको रोकने का क्या तरीका? अब देखें, ये लोगों को समझ नहीं आती। वॉर कोई अच्छी चीज नहीं है, वॉर में यही होता है, आपको लेसर ऑफ द टू इवल चूज करना पड़ता। ये तो हमारे लोग ऐसे नफरत अमेरिका से करते रहते हैं हर वक्त, बेवकूफों की तरह। वॉर में अब ये देखें, अब सारे लोग 2 कैंप्स में दुनिया बटी हुई है, वेस्टर्न वर्ल्ड, कि आप अपनी फौजें चढ़ा दो, यूक्रेन में भेज दो, या और मदद करो, नो फ्लाई जोन कर दो। वो कह रहे हैं हमने नहीं करना, यानी वो अमेरिका कह रहा है हमने इंटरवीन नहीं करना। हाँ, अगर रूस के पास न्यूक्लियर पावर ना होती तो रूस अमेरिका ने इंटरवीन कर देना था। जैसे बोस्निया के मुसलमानों को नेटो ने सर्बिया के क्रिश्चियनों से बचाया था, ये भूल जाते हैं ये। वो इसलिए क्योंकि सर्बिया के पास एटम बम नहीं थे, तो उन्होंने बमिंग की थी। मैं उधर गया हूँ सर्बिया में, बेलग्रेड में, मैंने अभी भी बिल्डिंगें देखी है, वो बम गिरे हुए उनके ऊपर, यानी वो बिल्डिंगें तबाह हो गई। तो आप इंटरवेंशन नहीं कर रहे, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है, आप इंटरवीन करें या ना करें। तो और इसका यही मसला है। फिर उस वक्त फिर कैसे ना करते? मैं जब इंटरवीन, अब क्या उसको जापान को छोड़ के चले जाते? हिटलर तो हार गया था, ये कब्जा हो गया था हिटलर के उसके ऊपर। ये तो जाके बाद में, अब महीनों बाद जाके अगले साल हुआ था मेरा ख्याल, इसका नहीं कुछ 6 महीने बाद मंथ हुआ था। लेटर हाँ, अगस्त में, 6 मंथ, और हिटलर हाँ, हिटलर सरेंडर अप्रैल किया में, था अप्रैल में, हाँ, मई का अच्छा, 8 तारीख 8 बर्लिन मई का को, फॉल हुआ था। अच्छा 8 मई में और बर्लिन का फॉल हुआ हिटलर का, और ये अगस्त में जाके ये हुआ। तो क्या छोड़ के चले जाते उसको? कहते हैं हाँ भाई जाओ, ये आशी करो, सिंगापुर में तुमने हमला करना है, ऑस्ट्रेलिया पे बमबारी करनी है, भूटान में जाना, पहले जो करना कर। दे हैड टू फिनिश द जॉब। सो आई डोंट नो, इसको मैं, हाँ, जो स्टालिन ने जो किया, स्टालिन के जो क्राइम्स है, वो क्राइम्स अगेंस्ट हिज ओन पीपल है। हिटलर की जो क्राइम्स की बात की जाती है, हिटलर के क्राइम्स की जो बात की जाती है, क्यों हॉलोकॉस्ट को ज्यादा? उसने अपने लोगों के ऊपर जुल्म किया, अपने लोगों को इन लोगों ने मारा। क्या अमेरिका ने अपने लोगों को मारा? क्या इंग्लैंड ने अपने लोगों को मारा? नहीं मारा इन्होंने। तो ये इनके, हाँ, चर्चिल का ये जो गंद है, जो बंगाल में जो इसने फैमिन किया, दैट्स ऑब्वियसली, आई डोंट, मैं चर्चिल को, आई डोंट होल्ड हिम एनीथिंग। हम स्टालिन के यूक्रेन पे जो कलेक्टिवाइजेशन की वजह से कहत पड़ा था, फैमिन पड़ा था, उसी स्केल का फैमिन बांग्लादेश में चर्चिल ने मारा। तो चर्चिल इज अ डिसग्रेस। हाँ, चर्चिल को 1 मैं तो करोड़ हीरो से नहीं ज्यादा मानता। लोग मारे गए थे 1943 में। चर्चिल तो एक भद्दा गोरों के लिए होगा, लेकिन हमारे लिए तो नहीं है। हमारे लिए तो एक सफाक इंसान है, जिसने कहा कि हमारे गोरों की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये कालों की रहने दो। तो चर्चिल वॉज अ घटिया इंसान। सर अब चले दूसरा बात करता हो, नहीं सर एक और बात करनी थी, सर वो बस यार, इम्पोर्टेंट। नहीं लंबी होगी, बड़ी लंबी होगी। नहीं नहीं छोटी मिनट 2 मिनट। हाँ, वो ये है कि अगर आपकी बात और गालिब सर की बात मतलब आप जो लोगों को नॉलेज देते हैं, तो एक प्रॉब्लम इधर ये है कि कुछ ऐसे लोगों भी है जो आप जो हदीस कहे उनको फेक कह देते हैं, ये फेक है ये फेक है। तो ऐसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का सोल्यूशन क्या है? मतलब एक एथिस्ट होने के, एथिस्ट अगर कोई बात करे तो ये बोल देते ये फेक तफसीर है, फेक हदीस है। तो ये कैसे लॉजिकल फैलेसी हो जाता है, बाद में बात करना मुश्किल होता है। नहीं तो फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दें, बस उसका यही जवाब है कि आपको ज्यादा पता, जो आलिम है उनको नहीं पता। यानी तो उसके ऊपर तो फिर यही बात है कि आलिमों को कम पता, आपको ज्यादा पता। चलें आप तफसीर लिख दें, आप हदीस लिख दें, अपनी मर्जी की हदीसें रख दें, फिर हम देख लेते हैं आपको अपने कितने मुसलमान आपको मानते हैं इस बात पे। तो उनको छोड़ दें। इसका मतलब एक, और इसको कंपैशन के साथ ट्रीट करें कि जो बंदा ये कह रहा ना कि ये रसूल अल्लाह की लौंडियों वाली, सहाबियों की लौंडियों वाली, उमर की औरतों को मारने वाली ये हदीसें झूठी हैं, वो तफसीर झूठी है, ब्लॉन्ड औरतों को आओ खून चूसने चले, आओ ब्लॉन्ड लड़कियां लूटने चले, वो तफसीर झूठी है, वो आयत कुरान की उसका मतलब कुछ हो रहा है। इसका मतलब वो अच्छी पोजीशन से आ रहे हैं। इसका मतलब कि वो चाह रहे हैं कि ये जो इस्लाम की जो तालीमात है हम इसको नहीं मानते, क्योंकि वो इसका मतलब वो खुद बेहतर है, वो इस्लाम से बेहतर है। तो उनको उनके हाल पे छोड़ दें, वक्त के साथ साथ हो सकता है उनकी आंखें खुल जाए। ठीक है, अच्छा थैंक यू वेरी मच सर, फिर बात हाँ होगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, थैंक थैंक यू सर। यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।